हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय। तो कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान विषय है, इसमें पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। जीव विज्ञान का जो पहला वाला पाठ है, वो पहले वाला पाठ जैव प्रकरण जो है, इसमें पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव प्रकरण क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम जो पूरी प्रक्रिया एक किनारे से एक सीरियल वाइज चलती है। तो उसमें सबसे पहला था हमारा पोषण। तो पोषण कितने प्रकार का है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषण, परपोषण, दोनों को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी को इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 मतलब स्वपोषण को ही अलग तरीके से। तो पहला है इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिंदी में कहते हैं स्वपोषण। तो ऑटो मतलब होता है खुद, ऑटो मतलब होता है खुद यानी कि सेल, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन यानी कि खुद पोषण प्राप्त करना। यहाँ से भी देख सकते हैं स्व मतलब खुद, पोषण तो है ही, तो खुद ही पोषण प्राप्त करना। तो खुद पोषण प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है? खुद पोषण प्राप्त करने का मतलब यह है कि अपना भोजन खुद बनाना। तो अगर परिभाषा की बात करेंगे तो ये क्या है? ऑटो, सेल्फ, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक स्वपोषण, स्वपोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। तो जब जीव अपना भोजन खुद ही बना ले तो ऐसे जीव को स्वपोषी और ऐसे पोषण को स्वपोषण। लेकिन अगर परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा जो आप लोग देंगे हिंदी में, चूंकि इंग्लिश में पहले बताया तो कुछ लोगों को समस्याएं हुई थी, इसलिए हम हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे इस बारी। तो देख लीजिए स्वपोषण की परिभाषा क्या है। तो स्वपोषण वह प्रक्रिया है, ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए, स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं तथा अपना पोषण प्राप्त करते। ठीक, तो स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं तथा अपना पोषण प्राप्त
करते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थ हमने इसलिए कहा है कि जो सरल कहने का मतलब कि दो अकार्बनिक पदार्थ अगर आपस में मिल जाएंगे तो कंपाउंड यानी संयुक्त अकार्बनिक पदार्थ बना लेंगे। उन संयुक्त अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण, उनका जो पाचन है वह बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए सरल अकार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है भोजन के निर्माण के लिए। तो इसके निर्माण में क्या सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। दूसरी चीज, जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्या है, जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो स्वपोषण क्या है, परिभाषा देख लिया आपने। और जो जीव अपना भोजन खुद बना लेगा उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कौन कौन से हैं ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ जो है वह क्या है कि हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे हैं, और साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। ठीक, तो चूंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ये तो कन्फर्म है। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इन अकार्बनिक पदार्थों का मदद लेकर के भोजन बना लेता है। साइनोबैक्टीरिया या नीला हरा शैवाल, ये जो दोनों हैं, इन दोनों लोगों का सरफेस भी क्या होता है, नीला हरा शैवाल नाम से स्पष्ट है, हरा होगा इसका कुछ पार्ट। तो जब हरा है तो इसमें भी क्लोरोफिल होगा। साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ पार्ट, उसका ऊपर का पार्ट जो होता है हरा होता है। तो जो भी पार्ट हरा होगा तो हरे वाले पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा, और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से यह भोजन का निर्माण करने में सहायता देता है। इसलिए क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पास करके, स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ऑटोट्रॉफ्स की यह परिभाषा हो गई। अब इसके बाद जो बात आती है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो स्वपोषण है, वह किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है, कैसे यह संभव है, तो देख लीजिए इसको भी। तो स्वपोषण जो है पेड़ पौधों में, चाहे साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, यह संभव होता है एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा। उस निश्चित प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अब अगर परिभाषा की बात आएगी तो सबसे पहले परिभाषा इसकी देख लीजिए कि परिभाषा क्या होगी फोटोसिंथेसिस की। यानी कि स्वपोषण जिस प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है, अर्थात पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? प्रकाश संश्लेषण होता है, इसकी परिभाषा की अगर बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड
एवं जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे बोल रहे हैं ऐसे हो लिख लीजिएगा नोट में अपने। इस प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है जो हमारे लिए प्राणवायु होता है। ठीक, ऑक्सीजन निकल रहा है, देख रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देख लेंगे कि यह रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा। तो 6CO2 12H2O, एक ग्लूकोज 6H2O 6O2। देखिए बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर देख लीजिए 6 कार्बन है, यहाँ पर देख लीजिए 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, 12 दूना 24 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए 6 ऑक्सीजन और यहाँ 6 ऑक्सीजन, ये क्या है 6 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 12 6 18 और 8 से 14 24 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना है 6 दूना 12 और 12 12 24 ऑक्सीजन यहाँ पर और 24 ऑक्सीजन वहां पर भी हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन देख लीजिए 12 दूना 24 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये क्या है आपका रिएक्शन, क्या है बैलेंस है। तो यह जो रिएक्शन है यह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है और यह एक आदर्श रिएक्शन है। कई एग्जामों में हूबहू यह रिएक्शन ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को दर्शाता है। एक आध टॉपिक आपका इधर से उधर करके या इसी में से क्वेश्चन बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, हूबहू आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं। तो ये सारी चीजें, ये देखिए आपका एक प्लांट है, मान लीजिए कि यह एक आपका पौधा है, यह आपका पौधा है, ये आपके पौधे की पत्तियां हैं, ये पौधे की पत्तियां हैं। अब जो पत्तियां हैं, पत्तियां क्या करेंगी, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगी। तो यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है मान लीजिए, तो पत्तियां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पे पत्तियों पर ही नहीं वरन पौधे के समस्त हरे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। पत्ती को आदर्श मान के आपको समझा रहे हैं। पौधे के समस्त हरे भाग पर सूर्य का, चूंकि सूर्य का प्रकाश तो सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन सब लोग अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक नहीं पाया जाता। तो इस पौधे के हरे भाग में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। और इसका काम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद उसे एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। कैसे? यही पौधा, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो इसी से निकल रहा है प्रक्रिया के द्वारा।
अब दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये पत्तियां लेती हैं बाहर से। तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से आता है इनके पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाहर से। क्लोरोफिल, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे आपका क्या भरा हुआ है, जमीन में जल भरा हुआ है। अब यह जल क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जल ऊपर चढ़ता है, पौधे के हरे भाग में पहुंचता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में मिला, और यहाँ क्लोरोफिल है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया है। तो जैसे आप भगोना में क्या करते हैं, पानी और चावल रख देते हैं, उबलने लगता है और बन जाता है आपका, जिसे भोजपुरी में कहते हैं भात, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में उसको भी चावल बोलते हैं कि चावल मतलब बन गया है, तो चावल आपका बन जाता है खाने के लिए। तो यह उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश भी आया और यहाँ पर लाइट इसको मिला, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड H2O दोनों आपस में यहाँ मिलेंगे और बन जाएगा ग्लूकोज, और उसमें से निकल जाएगा ऑक्सीजन और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। जमीन से H2O ले रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, अब बात क्लोरोफिल देखिए, आप कक्षाओं में पढ़े होंगे कि यह क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, एक क्लोरोफिल है। एक क्लोरोफिल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसमें द्विस्तरीय झिल्ली होती है, और इसमें पाए जाते हैं क्या, ऐसे सिक्के के ढेर के नुमा बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं इसमें, और ये सारे सिक्के के ढेर के नुमा संरचनाएं एक लैमेली के द्वारा सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन सिक्के के ढेर को कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं, ग्रैनम। और सब सिक्के के ढेर को मिला करके बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। और इन ढेर के अलावा जो बाकी का पार्ट बचा है, समस्त पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं भाई, स्ट्रोमा कहते हैं। सिक्के के ढेर के नुमा जो भाग है वह ग्रेना है, और सिक्के के ढेर के नुमा भाग जिसके अलावा जो भी भाग बचा है वह स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का दो, आप देख लिए, क्लोरोफिल में दो मुख्य भाग पाए जा रहे हैं। चलिए, अब ये क्लोरोफिल में दो मुख्य भाग पाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, इन्हीं दोनों में रिएक्शन होगा। तो ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया, चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो इसको आप लोग रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं बनाकर, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित कर रहा है, और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। तो ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, तो ये प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो फिगर को बना लीजिएगा। फिगर को बनाने के बाद देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। तो ये रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा, और इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं हम अभी। तो आप लोगों ने देखा कि ये क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल में दो भाग, ग्रेना और स्ट्रोमा।
तो ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। दो भाग था, कौन कौन सा भाग था आपका? ग्रेना था और दूसरा वाला भाग कौन था? स्ट्रोमा था। तो ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। तो कौन कौन से दो प्रकार है? ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी होती है और NADPH2 ये दो चीजें बनती है। एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बनता है और निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाईफास्फेट हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, डाईहाइड्रोजन बनता है। तो ये जो दो चीजें बनती हैं, परंतु ये जो एनर्जी है, तो क्लोरोफिल किसको अवशोषित किया? क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित किया और अवशोषित करके प्रकाशीय ऊर्जा को, सोलर ऊर्जा को किसमें बदल दिया? केमिकल एनर्जी में बदल दिया, एटीपी के रूप में। अब यह एटीपी पहुंचता है स्ट्रोमा में, या एटीपी पहुंचेगा किसमें? स्ट्रोमा में, और वहां संपन्न कराएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया को, और अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान निर्माण होगा किसका? ग्लूकोज का। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण अब के किस चरण में होता है, तो आप कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में, अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। किस जगह पे होता है? तो स्ट्रोमा में उसका निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप कंफर्म रहिएगा। तो ग्लूकोज का निर्माण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि क्यों एटीपी NADPH2 दोनों बना है, तो हम एटीपी को भेज रहे हैं, NADPH2 को नहीं भेज रहे हैं। होता ही है कि जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं। आप सामान लेने के लिए गए, आपके पास पैसा था, करेंसी मतलब पैसा लेकर के गए हैं, 500 रुपया लेकर के गए हैं, और एक व्यक्ति को भेजा जा रहा है चेक लेकर के, ये 500 का चेक है, जाओ तुम किराने की दुकान से सामान लेते आओ। तो ये किराने की दुकान वाला 500 रुपए का जब आप कैश देंगे तो आपको सामान तो दे देगा, लेकिन आप चेक देंगे तो सामान देगा नहीं देगा। तो क्या है चेक? क्यों? क्योंकि चेक को पहले ले जाएगा, बैंक में डालेगा, भजेगा, तब ना उसको पैसा मिलेगा। और भी भजेगा नहीं भजेगा, क्या गारंटी आपके खाते में पैसा है कि नहीं पैसा है? तो इस समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये समस्या क्या है कि कैश हमेशा चलता है। तो ये बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ये टीपी क्या है? ये कैश के रूप में है, भर जाएगा, जहां दीजिए वहां भर जाएगा। NADPH2 क्या है? चेक है। इसको क्या है कि बहुत मुसीबत होगी इस चेक को भजाने में, तो इसलिए यही पहुंचता है, एटीपी डायरेक्ट पहुंच के ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। आपको मात्र इतना ही समझना है कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा नहीं समझना है। अब दूसरी चीज है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। ये चीज हो गया। अब इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। पहला जो होता है, प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल के द्वारा, देखिए क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का
अवशोषण। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है फोटोसिंथेसिस के, कि क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित, क्योंकि समस्त जीवों पर भाई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, लेकिन क्लोरोफिल स्पेशली अवशोषित कर रहा है, उसको अपने अंदर ले रहा है। तो क्लोरोफिल उसको अपने अंदर लेता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरे चरण में क्या होता है आपका, प्रकाशीय ऊर्जा, जो सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। अब वह सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाशीय ऊर्जा वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। कहां पर रूपांतरित हुई, बताया है आपको ना, ग्रेना में रूपांतरित हुई। तो ग्रेना में जो प्रकाशीय ऊर्जा थी वह रूपांतरित हो गई किसमें, रासायनिक ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब उसके साथ साथ रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणु का टूटना। जो 12 H2O इधर था ना, और इधर कितना था 6 H2O, यानी कि 6 H2O यूज कर लिया गया, 6 H2O यूज कर लिया गया और 6 भाग क्या हुआ, बाहर निकाल दिया गया, 6 भाग बाहर निकाल दिया गया और 6 भाग यूज कर लिया गया। तो प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में ग्रेना में परिवर्तित हो गई और जल के अणु का क्या हो गया, टूट गया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट कौन सा, वो भी स्पेशली ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन, यहां से अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक, तो ये आपकी 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। प्रकाश संश्लेषण 3 स्टेप में पूर्ण होता है। पहले स्टेप में क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। दूसरे स्टेप में वही सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और जल का अणु टूट जाता है। तथा तीसरे वाले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में अपचयन हो जाता है। अब अपचयन क्या है यह आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। और कार्बोहाइड्रेट क्या है इसको भी पढ़ेंगे। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है। ऑक्सीजन जो निकलता है वह कहां से निकला इसमें, तो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन भी निकला है, वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बताया जाता है। आगे चल करके आप लोगों के इसमें भी हल्का सा होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो आगे चल करके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी है कि किस किस स्टेप में कैसे कैसे निकला है, वहां आपको बताया जाएगा डिटेल में। ठीक, तो ये 3 स्टेप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अब दूसरी चीज देखिएगा, एक चीज और भी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है वह भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में।
लेकिन क्या है कि जैसे अपने घरों में ही आप लोग देखते होंगे, जितना भोजन बनाते हैं सारा भोजन तो कोई खा नहीं लेता, कुछ ना कुछ तो बचा ही रह जाता। जो बचा रह जाता क्या करते हैं, रख देते हैं बाद में खाने के लिए। तो पौधों में भी क्या होता है, जो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में बन तो जाता है, लेकिन जितनी आवश्यकता होती है पौधे के भाग को उतना ग्लूकोज पौधे के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और जो ग्लूकोज बच जाता है वह पौधे के विभिन्न भागों में, जैसे जड़ में, तना में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में इकट्ठा हो जाता है। और वह इकट्ठा किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में वह भोजन इकट्ठा हो जाता है। और स्टार्च है क्या, ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। कई ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही समझिए कि जब कई ग्लूकोज के कण आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है, स्टार्च। तो पौधे भोजन बनाया ग्लूकोज के रूप में और स्टोर हुआ पौधे में स्टार्च के रूप में। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या है कि कितना समझ में आ गया। अब इसके बाद प्रकाश संश्लेषण नियर अबाउट खत्म है। अब प्रकाश संश्लेषण में जो बात आती है कि प्रकाश के जो ऑक्सीजन निकला, जो कार्बन डाइऑक्साइड गई पौधे के पत्ती में, जो पौधे की पत्ती है उस पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुसी और वहां से ऑक्सीजन कैसे निकला, तो ये सारी जो चीजें होती हैं तो उस क्या है, कैसे होती है कि जो पौधे की पत्ती है तो उसके सरफेस पे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पौधे के पत्ती पर पाए जाते हैं क्या, रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र को क्या कहते हैं, रंध्र कह लीजिए या फिर छिद्र कह लीजिए, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है स्टोमेटा और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों की सहायता से ही क्या होता है कि पौधों के पत्तियों में जो गैसें होती हैं, गैसों का आदान प्रदान रंध्र की सहायता से ही होता है। तो रंध्र जो है, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है रंध्र का, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें सेल्स भरे रहते हैं। ये आपका रंध्र है, समझ लीजिए स्टोमेटा। स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर है, इसको हूबहू आप लोग बना लीजिएगा। ये जो बाहर जो देख रहे हैं, बाहर की जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं जिसमें सेल्स हमने बनाया है, इन्हें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वार। हिंदी में क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल होते हैं ये द्वार कोशिकाएं हैं, या फिर गार्ड सेल, इंग्लिश में गार्ड सेल, हिंदी में द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो बीच में है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है आपका, यही है क्या आपका रियल में
यही जो है इसी को कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए पहले, रंध्र छिद्र, इसी को कहते हैं रंध्र छिद्र। इंग्लिश में कहते हैं स्टोमैटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमैटल पोर। ये क्या है? रंध्र छिद्र। ये बीच वाला पार्ट, रंध्र छिद्र है। स्टोमैटल पोर इसे कहते हैं। बाहर की जो मोटी सी जो कोशिका दिख रही है वह द्वार कोशिका है, या उसे ही गार्ड सेल कहते हैं। अब इन गार्ड कोशिकाओं के जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती है, ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं, तो जैसे चूंकि यहाँ पर हम बनाए नहीं है, तो ये क्या है जो बनाए नहीं है, तो उसमें जो लीफ में जो पाई जाती है अलग कोशिकाएं, उनको क्या कहते हैं? वो सहायक कोशिकाएं या एसेसरी सेल। इसके बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं या एसेसरी सेल होती है। यहाँ पर सहायक कोशिकाएं या एसेसरी सेल बोला जाता है, बाहर होती हैं, जो इसकी रक्षा करने का काम करती हैं परिस्थितियां बदलने पर, वातावरण बदलने पर, मौसम बदलने पर, इस और अन्य आघातों से। पत्ती पर जब आघात पहुंचता है तो रंध्र ज्यादा क्षतिग्रस्त ना हो, तो उससे क्या करती है? ये सहायक कोशिकाएं रक्षा करती हैं। जो इसके ऊपर क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं, जो इनके रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायता उत्पन्न करती हैं। और ये रंध्र छिद्र है आपका, जहां से आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका काम क्या है? स्टोमेटा का काम क्या होता है? तो स्टोमेटा का काम मुख्य रूप से जो है कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया है कि पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। सीधे लिख लीजिएगा, पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान लगे हुए तथा उत्पन्न हुए गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है वह भी इसी गार्ड सेल, इसी क्या है? स्टोमेटा के द्वारा अंदर जाएगी, और जो ऑक्सीजन निकल रहा है इसी स्टोमेटा के द्वारा निकलेगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जो पानी जो बना है बाहर भी तो निकलेगा, जब बूंद के रूप में वाष्प इस पौधे से भी निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, तो वाष्पोत्सर्जन के क्रिया में जो वाष्प निकलता है वह वाष्प भी इसी गार्ड सेल के, इसी स्टोमेटा के द्वारा, इसी छिद्र के द्वारा ही बाहर निकलता है। ये आपका स्टोमेटा का वर्क हो गया, आपका। अब इसके बाद क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप प्रकाश संश्लेषण को पूरा कंप्लीटली आपने कंप्लीटली देख लिया, फिर स्टोमेटा को भी देख लिया। अब ये क्या है, इसके बाद जो है हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्यों में और अन्य प्राणियों में जो होता है, इसमें तो खाली पेड़ ही पौधे है ना, पेड़ पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो अपना खुद भोजन बना सकते हैं, किसके द्वारा? क्लोरोफिल खासियत है उनकी, क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है उनकी सहायता से भोजन का निर्माण कर रहे हैं। कैसे, यह भी बता दिया हमने आपको। कैसे, कौन कौन से स्टेप होते हैं वो भी बता दिया। कौन उसका अंग होता है यह भी बता दिया। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर यह भी बता दिए। ये हो गया है आपका कंप्लीट। अब क्या है कि इसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे क्या? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3 में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको कंप्लीटली बैठ करके हर रिएक्शन को, हर फिगर को ध्यान से देखिएगा और इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।